पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था संघवाद की मूल विशेषता क्या है। पहला, हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा है, विभाजन है। लेकिन हमारे संविधान में खास बात है, शक्तियों के बंटवारे के साथ साथ हमारे यहाँ अमेरिका जैसा संघीय मॉडल नहीं है। इसलिए संघ सरकार की शक्तियों को थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजन में संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे संविधान, क्या हमारा संघवाद अमेरिका जैसा नहीं है, क्योंकि तो आप देखोगे संगठन में सरकार ज्यादा शक्तिशाली। संघीय व्यवस्था में संघ सरकार को बहुत पावरफुल बनाया गया है, संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। और अब देखिए संघ सरकार शक्तिशाली क्यों है। पहला, क्षेत्रों में, राष्ट्रीय क्षेत्रों क्षेत्रों में हर जगह संघ सरकार को बहुत पावरफुल बनाया गया। एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर हम कई क्षेत्र में देखें, कई क्षेत्र तो के निर्माण में संघ सरकार कैसे पावरफुल है, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विधि के निर्माण में पर अवशिष्ट शक्तियां मूर्ति सूची में कहा संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। तो मूर्ति सूची पर निर्माण का अधिकार, तो मूर्ति सूची पर निर्माण संघ और राज्य दोनों कर सकते हैं। फिर भी मूर्ति सूची पर अगर संघ राज्य दोनों का निर्माण करें, अब देखो हर की है कि अगर शिक्षा पे संघ और राज्य दोनों विधि का निर्माण करें तो प्राथमिकता किसको होगी। भारत नजरबंदी संघ राज्य दोनों बना सकते हैं, दोनों बना दे प्राथमिकता किसको मिलेगी। यहाँ पर भी संघीय विधि को प्राथमिकता दे दी इस सूची पर। आप याद रखो ऐसा संघ सरकार की विधि, संघ सरकार की विधि पावरफुल होगी नहीं। आप देखोगे यहाँ हर जगह संघ सरकार की विधि, और इसलिए जरा देखो आप, अगर संसद राज्य का निर्माण कर सकते, तो राज्य सूची कर सकती, आपको आश्चर्यजनक लगेगा संसद राज्य सूची के विषय पर का निर्माण कैसे कर सकती है, क्योंकि आपको याद दिला दे तो संघ सूची पर विधि का निर्माण करना का निर्माण आखिर में का निर्माण कैसे कर देगी। राज्य सूची पर विधि का निर्माण कर शक्ति के बंटवारे का मतलब क्या, शक्ति के का मतलब ही खत्म हो गया। का मतलब है कि पार्टनर के बीच कह दिया गया फिर दोनों कमरे अलग अलग हो गए। बाद आप जाकर कहो ना भाई, तो पार्टनर ए पार्टनर बी कमरे में भी जाएगा, यानी एक ही व्यक्ति पार्टनर कमरे में झांक रहा है। ऐसा है जब देखो और बस लिया है करना तो चटपटी बात लगती है।
और दोस्तों, दिक्कत की बात यह है, कहाँ कहाँ बना सकती है तो अनबन अनबन ऐसे विषय है। और हकीकत की बात, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो तो आप समझो कि राज्य सूची के हर विषय पर विधि असामान्य परिस्थिति, तो हम अलग से भी आपको बता देंगे। हमारे यहाँ राज्य विधान सूची का निर्माण करते हैं। हमारे भारत में कल्पना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये विचार जरूर है संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर देगी। अब क्यों अनुच्छेद 249 में यह संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण क्यों कर लिखा है, अपने उपस्थित और 2/3 से प्रस्ताव पारित करेंगे। अब देखोगे कि आप ये बात 249 क्या है, पारित। याद रखिए दोस्तों, का निर्माण नहीं करें हमारे यहाँ। हमारे एक सदन आवाज पहले से बोलो, ऊपर वाली लाइन नहीं चली। हेलो 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 हेलो, आवाज फिर भी प्रॉब्लम पहले से। हेलो हेलो हेलो, आवाज कम आ रही। हेलो हेलो हेलो, पूरा पूरा होना चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा था कि आवाज कुछ कम आ रही है। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। ये कोई सफाई नहीं हो रहा है। आवाज मैंने पहले बोला था कम आ रही है आवाज। हेलो हेलो। ठीक नहीं है, आवाज नहीं है पूरी। हेलो हेलो हेलो। आवाज है। हेलो हेलो हेलो। अब ठीक आ रही है। हेलो 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 हेलो। तो आर्टिकल 249 में बच्चों जो प्रावधान है उसमें लिखा गया है 3 कंडीशन है जब संसद राज्य सूची के विषय पर व्यय का निर्माण कर सकती है। और इन 3 कंडीशन में जो सामान्य परिस्थिति है उसमें लिखा गया अनुच्छेद 249 में कि राज्यसभा अपने उपस्थित और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। यहाँ बच्चों ध्यान देने की बात है कि हमारे संसद का कोई भी एक सदन विधि का निर्माण नहीं कर सकता। विधि का निर्माण तभी होगा जब संसद के दोनों सदन ये प्रस्ताव पारित करें, तभी विधि का निर्माण होगा। लेकिन राज्यसभा, देखो राज्यसभा से ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों हमारे संघीय शासन है, बहुत बड़ी ध्यान रखने की राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। लोकसभा लोगों का सदन है, लेकिन राज्यसभा राज्यों का सदन है। राज्यसभा उत्तर प्रदेश का सदन है, राज्यसभा कर्नाटक का सदन है। तो संसद के द्वारा निर्मित विधि संघीय ढांचे के खिलाफ न हो, इसलिए यहाँ राज्यसभा से सहमत लेना अनिवार्य है। ऊपर केवल एक ही शब्द है, उपस्थित और 2/3 बहुमत। इसका मतलब है अगर राज्यसभा में 90 भी सदस्य उपस्थित है, 60 भी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे याद रखने की बात है कोई भी सदन की कार्यवाही तभी चलेगी जब सदन में गणपूर्ति होनी चाहिए। कोरम, गणपूर्ति का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो ध्यान से पढ़ना, जब भी हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तब इन बातों पर बड़ा ध्यान रहता है। मेंस में लिखने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको याद रखना। इसमें लिखने के लिए 249, 252, 253 जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप पीटी में एग्जाम दे रहे हो तब आपको याद रखना पड़ेगा, यानी राज्यसभा में कोई कार्यवाही लोकसभा में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती यदि गणपूर्ति का अभाव है। गणपूर्ति कितना होगा? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। इतने सदस्य होंगे तभी गणपूर्ति होगी, कोरम तभी होगा। सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का मतलब है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245। कुल का मतलब है जितना इस समय है। संविधान में तो कुल है 250, लेकिन जितने जो प्रेजेंट मेंबर हैं वो है 245। तो 245 का मतलब है यानी कम से कम 25 मेंबर तो होने चाहिए, तभी राज्यसभा कोई कार्यवाही चलेगी, क्योंकि गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। और यहाँ क्या लिखा गया है? अपने उपस्थित और मत देने वालों से 2/3। कुल नहीं, सदस्य संख्या नहीं, उपस्थित और मत देने वाले 2/3। इसका मतलब है अगर यहाँ 25 उपस्थित हैं, 30 उपस्थित हैं, 40, 50, कुछ भी, इससे ज्यादा होने चाहिए। 60, 70 से लेकर 200, 30, 40 तक जितना भी आप कह सकते हैं, इनका 2/3। एक ही बात है, इनका 2/3। इसका मतलब है उपस्थित से मतलब राज्यसभा अपने उपस्थित 2/3, उपस्थित 2/3 में और राज्यसभा की सदन की कुल सदस्य संख्या में अंतर है। यहाँ कुल सदस्य संख्या की बात नहीं है, उपस्थित 2/3 तो कोरम से ज्यादा हो
मान लो 60 हैं, 2/3 यानी 40 मेंबर, इससे प्रस्ताव पारित कर दे, ये प्रस्ताव जरूरी है। उसके बाद संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी। राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी, ध्यान रखने की है, क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदन का होना जरूरी है। एक सदन से कभी विधि का निर्माण हो ही नहीं सकता, दोनों सदन की आवश्यकता जरूरी है। और ये भी आप देखोगे राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी। दूसरी बात है, अब संसद जब राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी तो जो मामला ये महत्वपूर्ण है कि इस विधि का कितना लंबा कार्यकाल होगा। लिखा गया है यह विधि 1 वर्ष तक के लिए लागू होगी। यह विधि 1 वर्ष तक के लिए लागू होगी, ये बात महत्वपूर्ण है। यह विधि 1 वर्ष तक के लिए लागू होगी, विधि 1 वर्ष तक के लागू होगी, पहली बात। अब 1 वर्ष तक के लागू होगी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमेशा के लिए नहीं। तो इसका मतलब है राज्यसभा उपस्थित 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर दे कि लोक व्यवस्था राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। राज्यसभा उपस्थित 2/3 बहुमत से प्रमाणित कर दे कि कोई कृषि का विषय राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। राष्ट्रीय हित क्या है वो तो राज्यसभा ही डिसाइड करेगी। तो पारित करें कि राज्य सूची में कोई विषय किसका महत्व का है, राष्ट्रीय हित का, राज्यसभा तय करेगी राष्ट्रीय हित क्या है। जो विधि बनेगी 1 साल के लिए बनेगी। और अगर राज्यसभा को लगता है कि अगर संसद को लगता है कि इस विधि को बढ़ाई जाए तो राज्यसभा फिर इसी प्रस्ताव को फिर से पारित करेगी। इसलिए इस विधि को 1 वर्ष से जब तक चाहे तब तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार राज्यसभा का ये प्रस्ताव होना। 1 साल बाद आपको लगता है कि बढ़ाना है, राज्यसभा का प्रस्ताव बढ़ा दे। और ध्यान रखने की एक बार में केवल 1 वर्ष, और अगर चाहे तो इसे 1 वर्ष तक लगातार बढ़ाया जा सकता, इसे 1 वर्ष तक लगातार बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, दूसरी बात कि जिस दिन ये विधि खत्म हो जाएगी, मान लो कि 2023 से 2024 तक बढ़ा दी गई, 2024 से 2025 तक, तो मान लीजिए कि 2020 में बढ़ाई गई, 20 से 21 तक 1 साल हो गया। अब 20 से 21 तक बढ़ाई गई, फिर बढ़ा दिया गया 23 से 24 तक। तो जब 24 के दिसंबर में, 24 यानी 23-24 करो, 2023-2024 साल, तो जब 2024 के दिसंबर में ये विधि खत्म हो जाएगी, तब भी 2025 के जून तक ये लागू रहेगी। इसका मतलब है जब भी कोई विधि खत्म हो जाएगी तब भी इसका प्रभाव 6 महीने तक बना रहेगा। यानी विधि खत्म हो जाएगी दिसंबर 2024 तक, उसके बावजूद भी ये लागू रहेगी जून 2024 तक। इसके बावजूद ये लागू रहेगी जून 2024 तक, यानी 6 महीने तक प्रभाव बना रहेगा। आप पूछोगे सर क्यों? 6 महीने तक प्रभाव इसलिए बना रहेगा क्योंकि तब तक हो सकता है संसद किसी दूसरे विधि का निर्माण करे। संसद के लिए विधि के निर्माण का विकल्प बनाने में समय लगता है। हो सकता है कि राज्य विधानसभा ही, कोई राज्य सूची का विषय है तो राज्य विधानसभा विधि का निर्माण करे, लेकिन राज्य विधानसभा को भी समय लगेगा। इसलिए 6 महीने एक ग्रेस पीरियड दिया गया है कि भाई इसके खात्मे के बावजूद भी इसका प्रभाव 6 महीने तक बना रहेगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, हम दवाई खा रहे हैं, बीमारी ठीक हो गई, फिर भी 6 महीने तक हम डॉक्टर टेस्ट में रखता है ऑब्जर्वेशन में कि ऐसा नहीं फिर से रिकरेंस होगा। ऐसा प्रभाव किया गया है। ये है आर्टिकल 249 का। यानी बार बार देखेंगे हमारे संघ की व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता है। हमारे संघीय व्यवस्था में संघ सरकार शक्तिशाली है। आप मुद्दा पूछ सकते हैं सर ये कौन सी बात, राष्ट्रीय हित क्या है? फिर शक्ति के बंटवारा में राष्ट्रीय हित कैसा होता है? क्योंकि देखने की बात तो ये है, अब राष्ट्रीय हित का तो मतलब होता है कि भाई इसमें संघ राज्य का डिवीजन खत्म हो गया, पहली बात है। दूसरा आप देखोगे, दूसरा कहाँ होगा? जहां संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी। फॉर एग्जाम्पल है
भेद 252। यहाँ भी संसद राज्य सूची के विषय पर का निर्माण करेगी। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करेगी। अब यहाँ राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण क्यों करेगी? क्योंकि दो या दो से अधिक राज्यों ने संसद से अनुरोध किया है। यानी बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ राज्यसभा के प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ राज्यसभा प्रस्ताव पारित नहीं करेगी, बल्कि क्या कहा गया है, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों, यानी संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर विधि का निर्माण करेगी। अब देखने में अजीब सी बात लग रही है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी, तो भाई राज्य ही क्यों कहेंगे यार कि हमारे क्षेत्र में विधि का निर्माण करो। यानी 2 या 2 से अधिक का मतलब होता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र 2 हो गए, कम से कम 2 या उससे अधिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा 3 राज्य कह दिए कि भैया संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करो। हैरानी वाली बात है, तो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, राज्यसभा को परमिशन दी गई है। आप कहोगे ऐसा क्यों होगा सर? ये राज्य ही कहेंगे कि भैया, इसका मतलब है कि जिस पेड़ पर हम बैठे हैं उसे कैसे काटेंगे? हम ही कह रहे हैं कि लो भैया हमारी शक्ति ले जाओ। तो कारण ये है दोस्तों, कई कानून ऐसे हैं कि आप जानते हो कि जब राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाएगा, की सीमा केवल राज्य के भूभाग तक होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यानी कर्नाटक विधि बनाएगा, गोवा के लिए लागू नहीं होगी, गोवा बनाए कर्नाटक के लिए लागू नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ कई चीजें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। मान लो कि भूमि का मुद्दा, अब एक एग्जाम्पल लो कि भूमि सुधार अधिनियम एक राज्य ने बनाया और एक राज्य ने कह दिया जिसके पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होगी वो संग ले लेगी। दूसरे राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाया, बगल के राज्य ने, उसने कहा कि भैया हमारे यहाँ 2 हेक्टेयर पे होगा, मामला होगा। इसलिए होगा क्या कि मान लो कर्नाटक ने कहा कि जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा होगी वो राज्य ले लेगा, महाराष्ट्र ने कहा जिसके पास 5 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा होगी वो राज्य ले लेगा। जो सीमा पर किसान स्थित है वो अपनी जमीन कर्नाटक से बेच के महाराष्ट्र में आ जाएंगे। अब कई बार देखो, अब नदी का मुद्दा, जल का मुद्दा राज्य सूची का विषय है। 2 राज्यों में बस में लफड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, आजकल 2-3 राज्य मिले रहते हैं, तीनों राज्य मिलकर कह सकते हैं कि संसद हमारे विषय पर विधि का निर्माण कर दे। वन संरक्षण, अब जानते हो कि एक राज्य का वन दूसरे राज्य से मिला जुला होता है। ऐसे मामलों पर कहीं न कहीं राज्य रिक्वेस्ट करेगा, संसद विधि का निर्माण करेगा। लेकिन आप पूछोगे ये विधि सर कितने समय तक लागू होगी? 1 साल ऐसा वर्ष का प्रावधान नहीं दिया गया है जैसा अनुच्छेद 249। अब 1 साल रहेगी, 2 ये बाकायदा चलती रहेगी। क्योंकि ध्यान में रखने की बात है, आप कहोगे मान लो सर 3 राज्यों ने अनुरोध किया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, तीनों राज्यों ने कहा कि भाई भूमि सुधार अधिनियम पर हमारे लिए कोई संसद विधि बना दे। भूमि का विषय राज्य सूची का विषय है, तो भूमि सुधार अधिनियम पर संसद ने विधि का निर्माण कर दिया। अब मान लो इसमें और एक और राज्य आना चाहता हो और वो राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का पड़ोसी है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी इससे जुड़ सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्य पहले से हैं, कोई तीसरा चौथा भी अनुरोध करके संघ से जुड़ सकता है। और आपको ये भी याद दिला दें, ये विधि संसद ही समाप्त करेगी, किसी राज्य को विधि के समाप्ति का अधिकार नहीं होगा। अगर विधि में कोई संशोधन है, कोई समाप्ति है, तो राज्य विधानमंडल इस विधि में संशोधन नहीं करेगा।
संशोधन न करेगा, न ही इसे समाप्त करेगा। न इसमें संशोधन करेगा और न इसे समाप्त करेगा। ये प्रावधान इधर आ गया। राज्य विधानमंडल न इसे समाप्त करेगा, न इसका संशोधन करेगा। अब ये बात अपने आप में बड़ी स्पष्ट हो गई। ये बात अपने आप में बड़ी स्पष्ट हो गई कि राज्य विधानमंडल की भूमिका इसमें नहीं है। राज्य विधानमंडल की भूमिका नहीं है, इसमें भूमिका किसकी है? संसद की। अब देखोगे ये अनुच्छेद 252 हो गया। यहाँ पे सीमा की कोई बात नहीं है कि 1 साल 2 साल। हाँ, बस इसमें राज्य विधानमंडल कोई चेंज नहीं करेगा और जो भी परिवर्तन करना है वो संसद ही करेगी, संसद करेगी। ये अनुच्छेद 252 है। अब अगला कंडीशन है जहां संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर देगा, अनुच्छेद 253 है। 253 है। अब जरा देखिए, अगला विषय जहां संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी वो है 253। जहां संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी वो आर्टिकल 253। अब आर्टिकल 253 है, इसमें खास बात क्या दी गई है? यहाँ पे कहा गया है कि आप जानते हो कि जैसे G20 सम्मेलन हो रहा है तो वहां पे सारी दुनिया के लोग हमारे आते हैं। जैसे WTO में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहां पे संघ सरकार जाती है। बात ध्यान रखने की है, संघ सरकार का रिप्रेजेंटेशन WTO में, संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, राज्य का मुख्यमंत्री जाता नहीं। तो मान लो दोस्तों कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात हो, या अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात हो, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कोई समझौता हो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संधि के दौरान किए गए समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। मान लो कि पानी, जल राज्य सूची का विषय है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के जल विभाजन कोई समझौता हो जाता है। तो भारत बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के जल विभाजन कोई समझौता होगा तो स्वाभाविक रूप में ये जो समझौता होगा इस पर संघ सरकार विधि का निर्माण राज्य सूची के विषय पर भी कर सकती है, क्योंकि समझौता मोदी और हसीना के बीच में है। हसीना मतलब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। इसलिए दोस्तों मान लो कि संघ सरकार ने मानवाधिकार के मुद्दे पर कहीं हस्ताक्षर कर दिया तो राज्य कहे ना भैया संघ ने हस्ताक्षर किया है, मोदी ने हस्ताक्षर किया है, मोदी जी समझे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों 253 बात कही गई है, सरकार ऐसे मुद्दों पर विधि का निर्माण कर सकती है। इसलिए अब देखोगे संघ सूची के मामले में, यानी संघ के, भारत के संघ के मामले में संघ सरकार की थोड़ी पलड़े भारी है, संघ सरकार का पलड़ा थोड़ा भारी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब देखोगे और भी कई मामले हैं जहाँ कई बार विधि के मामले में थोड़ा राज्य की परिस्थिति कमजोर हो जाती है। और आज आप देख रहे हो कैसे आप देखोगे कि राज्य ने विधि तो बनाया, राष्ट्रपति ने आरक्षित कर लिया। मामला ये भी हो जाता है दोस्तों, राज्य ने विधि बना दिया कि भाई राज्य सूची के विषय पर जब राज्य ने विधि का निर्माण कर दिया तो फिर उसे राज्यपाल कैसे रोक सकता है? यहाँ पे भी कठिनाई आती है। ये मामला देखोगे राज्य की विधायी शक्ति पर अगली समस्या कहाँ आती है? राज्य की विधायी शक्ति पर एक और समस्या कहां से आ रही है? अब देखो जरा अनुच्छेद 200,
तो मुद्दा ये है दोस्तों, संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण किया जा सकता है। संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वो कहा है 249 है, 252 है, 253 है। लेकिन सवाल ये है कि राज्य सूची के विषय जैसे कि पुलिस है, जैसे लोक की व्यवस्था है, जैसे कृषि है, पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण तो राज्य विधानमंडल का अधिकार है। ये तो राज्य विधानमंडल की शक्ति है, राज्य विधानमंडल का अधिकार है। मान लो कि राज्य विधानमंडल ने कहा भाई अब देखो तमिलनाडु ने क्या किया, और आप याद रखो दोस्तों, इस समूर्ति सूची में भी राज्य विधि का निर्माण कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य विधि का निर्माण कर सकता है। अब मान लो कि तमिलनाडु ने किसी विधि का निर्माण कर दिया या पश्चिम बंगाल ने किसी विधि का निर्माण कर दिया। पश्चिम बंगाल ने विधि का निर्माण किया और हुआ क्या कि राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर लिया। राज्य का मुखिया कौन? राज्यपाल। देखो नीट, तमिलनाडु सरकार ने नीट बनाया, अधिनियम बना दिया। तमिलनाडु सरकार ने कहा भाई हम नीट एग्जाम को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ चांसलर की नियुक्ति, वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपाल कोई भूमिका नहीं होगी। भाई राज्यपाल नहीं, हमारे यहाँ विधानमंडल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल सब निर्वाचित है। राज्यपाल क्या मतलब है इसमें? राज्यपाल तो संघ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है और राज्य विधानमंडल निर्वाचित है। दोस्तों राज्य विधानमंडल जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, मंत्रिपरिषद उसी राज्य विधानमंडल से आता है। विधानमंडल जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। राज्यपाल महोदय निर्वाचित तो होते नहीं। और देखो इसलिए दोस्तों, चाहे दीदी हो, चाहे उधर स्टालिन हो तमिलनाडु में चुनाव जीत वाले मुख्यमंत्री, संविधान कह रहा है राज्य स्वायत्त है, यानी अब यही तो बताएंगे कि हम कौन सा विधि का निर्माण करें। संसद को अधिकार है संघ सूची पे विधि का निर्माण करना, वैसे तो विधानमंडल को अधिकार होना चाहिए। अब दोस्तों आप पूछोगे अधिकार दे दिया क्या, लेकिन यहाँ राज्यपाल महोदय ने रोक लिया। राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए, राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर सकते। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का व्यक्ति, राज्यपाल प्रधानमंत्री का व्यक्ति, तो मुख्यमंत्री की शक्तियां कुछ रहेगी नहीं दोस्तों। और संविधान में लिखा गया है। आखिर में आप पूछोगे सर ये बताओ कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो संविधान में अनुच्छेद 200 में ये लिखा गया है, ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करे। अनुच्छेद 200 में ये लिखा गया है, ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करे। ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करे, उसको रोका जाएगा, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन बात ध्यान रखने की है, ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करे। लेकिन अब सवाल है कि नीट ये उच्च न्यायालय की शक्ति को कहाँ सीमित कर रहा है? जो मेडिकल टेस्ट होता है नीट का, उसके बारे में। अब विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति, जो बंगाल का मामला है, विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति, विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति, नीट एग्जाम की बात,
इसमें तो कहीं भी राज्य की शक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या सॉरी उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे विधेयक को कैसे रोका जा सकता है? ये विधेयक को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन हकीकत की बात है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को रोक सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेगा, सवाल है कि तो अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है पहला। और दूसरा, आलोचना क्यों है? आलोचना दोस्तों ये है कि राज्यपाल गैर निर्वाचित है, यानी राज्यपाल कहीं न कहीं राज्य सरकार की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा है, राज्य सरकार के विषयों पर अतिक्रमण कर रहा है, राज्य सरकार की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा है, राज्य सरकार की शक्तियों में राज्यपाल अतिक्रमण जो संविधान के ढांचे के खिलाफ है, संविधान के प्रतिकूल है। ये भी कहा जाता है भाई देखो हमारे यहाँ संघ सरकार इतना शक्तिशाली हो गई है। जरा सोचो बच्चों, यहाँ पर तो राष्ट्रपति यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री जब चाहे तब राज्यपाल महोदय कह दे, राज्यपाल महोदय विधेयक आरक्षित कर लेना। तो क्या किया, संघ सरकार ने राज्य विधानमंडल की शक्तियों को पिछले दरवाजे से बंद कर दी। अभी भी प्रॉब्लम है। यद्यपि एक ऐसा अपवाद है, मान लो दोस्तों अब कोई समवर्ती सूची पर, आप जानते हो कि समवर्ती सूची पर विधि निर्माण का अधिकार संघ को भी है, राज्य को भी है। समवर्ती सूची पर विधि संघ भी बनाएगी, राज्य भी बनाएगा। तो सूची पर तो विधियां दोनों बनाएगी। समवर्ती सूची पर जब भी दो बनाएगा, मान लो कि भारत नजरबंदी, संघ ने भी कोई कानून बना दिया यूएपीए, राज्य ने कानून बना दिया छत्तीसगढ़ में भारत नजरबंदी अधिनियम। अब दोनों में अगर आपस में टकराहट हो गई थी तो आप जानते हो कि संघ विधि प्राथमिक होगी। लेकिन अगर राज्य की किसी विधि को राष्ट्रपति ने आरक्षित कर लिया, राष्ट्रपति तो कभी भी आरक्षित कर सकता है, यानी राज्यपाल ने आरक्षित कर लिया राष्ट्रपति के लिए। और अगर राज्यपाल ने समवर्ती सूची को आरक्षित कर लिया राष्ट्रपति के विचार के लिए, आरक्षित कर लिया तो, और राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी, राज्यपाल ने आरक्षित किया, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, तो राज्य विधि को प्राथमिक। एक ऐसा अपवाद है दोस्तों, समवर्ती सूची में जब संघ राज्य दोनों विधि का निर्माण करेंगे प्राथमिकता संघ सरकार को होगी। लेकिन फिर कहा एक अपवाद है, केवल एक अपवाद है, जहां समवर्ती सूची पर संघ राज्य की विधि के टकराव में राज्य विधि को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हमने कहा जहां संघ राज्य की विधि के टकराव में समवर्ती सूची पर राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी, अन्यथा अप्राथमिकता संघ को होती। जहां राज्यपाल ने किसी समवर्ती सूची पर राज्य के विधि निर्माण को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रखा हो और राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी, वहां उस संघ सरकार की विधि से प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन संसद बाद में उस विधि को बदल और अगर राज्यपाल ने किसी विधि को आरक्षित किया तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है अनुच्छेद 201 में। राष्ट्रपति की अनुमति देने का मतलब है संघ सरकार का अनुमति देना। ये आप देखोगे दोस्तों हमारे यहाँ विधि निर्माण की शक्तियां अभी हैं। तो आप कहोगे सर ये तो राज्य सरकार तो कमजोर कंडीशन में चले जा रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है दोस्तों। और इतना ही नहीं, ये तो और भी आपको आपातकाल में अलग से बता देंगे कि आपातकाल हमारे संविधान की मूल विशेषता नहीं है दोस्तों। जैसे इमरजेंसी विंडो, बस में इमरजेंसी विंडो होती है, इमरजेंसी विंडो तो आपातकाल के लिए, वैसा थोड़ी है कि सामान्य प्रयोग के लिए। अब एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी विंडो होती है तो खोलने के लिए थोड़ी है, तो इसलिए उसकी विशेषता भी हम नहीं बता रहे। लेकिन फिलहाल सामान्य परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है। अब ये तो मामला विधायी मामले में है, और आप देखोगे जरा प्रशासनिक क्षेत्र में देख लिया जाए, क्योंकि शक्ति का बंटवारा 3 क्षेत्र में है।
विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। अब जरा दोस्तों देखो, प्रशासनिक क्षेत्र में शक्ति का विभाजन। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची मूल है, इसलिए रेल का, बैंक का, विदेश का, यानी जो संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषयों का प्रशासन संघ सरकार ही करेगी। संघ सूची के विषयों का प्रशासन कौन करेगी? संघ सरकार। ध्यान देने की बात है, संघ सूची के विषयों का प्रशासन कौन करेगी? संघ सरकार। इसका मतलब है इसी के संघ सरकार के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे जो इन विषयों को चलाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सूची के विषय। तो दोस्तों राज्य सूची के विषय जैसे कि पुलिस है, देखिए लोक व्यवस्था है, पुलिस है, लोक व्यवस्था है, ये संचालन के लिए भी तो राज्य को शक्ति होनी चाहिए, राज्य सरकार के पदाधिकारी होने चाहिए। ये तो शक्ति का विभाजन है, जैसा अमेरिका में है। अगर संघ सरकार के विषय को संघ सरकार का पदाधिकारी चला रहा है तो राज्य सरकार के विषय को भी तो राज्य सरकार का पदाधिकारी चलाना चाहिए। और दोस्तों संघ सरकार का मुखिया कौन? द्रौपदी मुर्मू महोदय राष्ट्रपति महोदय है, और प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करती हैं। लेकिन अब देखिए दोस्तों, फिर से प्रशासनिक मामलों संघ की शक्ति हावी हो गई। प्रशासनिक मामलों में संघ की शक्ति हावी कैसे हो रही है? अब जरा देखो, प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहाँ है? क्योंकि जरा ध्यान से देखो दोस्तों, इसका मतलब है राज्य सरकार के पदाधिकारी कौन है? आरटीओ। जो राज्य सरकार के पदाधिकारी कौन है? पुलिस। लेकिन सवाल ये है, तो राज्यपाल, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन है? राज्यपाल। और राज्यपाल प्रतिनिधि होता है संघ सरकार का, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान संघ सरकार के प्रतिनिधि है। तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि संघ सरकार के प्रतिनिधि है। दोस्तों सीधी सी बात है, आरिफ मोहम्मद खान किसके सलाह से काम करें? तो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना चाहिए। संविधान हमारा ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री निर्वाचित है। अब सवाल है कि अगर आरिफ मोहम्मद खान महोदय, राज्यपाल महोदय सरकार के निर्देश से काम करने लगे तो संघीय ढांचा गड़बड़ा जाता है। और अब देखोगे, अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं धनखड़ साहब, तो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो दीदी बार बार आरोप लगाती थी, दीदी कहती थी नहीं भैया, तो धनखड़ महोदय तो संघ सरकार की तारीफ करते हैं। ये तो गड़बड़ बात है, पर विवाद उठता है। पर अब विवाद उठना स्वाभाविक है, यही विवाद उठ जाता है कि भाई ये कैसे होगा। इसलिए अब देखोगे, अब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए कई अमेरिका में, इसलिए देखो दोस्तों, हकीकत की बात तो ये है, अमेरिका में इसलिए राज्यपाल जो गवर्नर है वो राज्य के लोगों के द्वारा ही निर्वाचित है। और यहाँ गवर्नर को घर में दादा की तरह काम करना चाहिए, संवैधानिक प्रधान। दोस्तों घर में दादा की भूमिका क्या होती है? न उनके पास पैसा होता है, न उनके पास कोई शक्ति होती है, फिर भी सम्मान का पद है, सम्मान का पद होना चाहिए। लेकिन सवाल है, गवर्नर कई बार राज्य के कामों में हस्तक्षेप कर देते हैं। ये कई लोग कहते हैं गवर्नर का होना, राजभवन का होना, हर राज्य में राजभवन है, तो ये राजभवन 15 दिन में संघ सरकार को अपने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देता है, राज्य में ये हो रहा है, राज्य में ये हो रहा है, ऐसे आती है। अच्छा दूसरा, तो यही बात नहीं है, अरे जब संघ के अपने अधिकारी यानी विदेश सेवा का अधिकारी, इनकम टैक्स का अधिकारी, ये संघ सेवा का अधिकारी है। दोस्तों हकीकत की बात है, कोई इनकम टैक्स यानी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस, विदेश सेवा का अधिकारी, इनकम टैक्स का अधिकारी आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो है ये राजस्व सेवा का अधिकारी है, ये सब संघ के अधिकारी हैं। रेल का अधिकारी आईआरटीएस, आईआरपीएस,
ये यूपीएससी में ही सब एग्जाम तो होता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, वैसे ही राज्य सेवा के अधिकारी क्या है? जैसे आप देखोगे जो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन को देखते हैं आरटीओ, राज्य सेवा का अधिकारी है आरटीओ। कृषि अधिकारी राज्य सेवा का अधिकारी है। रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ये राज्य सेवा का अधिकारी है। का मतलब है अधिकारियों का भी तो विभाजन होना चाहिए, जिसके विषय उससे अधिकारी अधिवन सोच के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा लफड़ा ये है दोस्तों। अब सवाल ये है, भारतीय प्रशासनिक सेवा ने आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस और आईएफएस, ये फॉरेन सर्विसेज नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस, ये वन सेवा है। ये क्या है? विदेश सर्विस। एक है आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, एक है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अभी आईएएस है, आईपीएस है, ये है अखिल भारतीय सेवाएं दोस्त। अब यहीं पर लफड़ा उत्पन्न हो जाता है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और हमारे यहाँ भी 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं। एक खास बात है। देखिए खास तौर पे जो बात है दोस्तों, अब देखो केंद्रीकरण कैसे होता है। अभी आईएएस क्या काम करता है? यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, दोनों जगह काम करेगा। यही लफड़ा है दोस्तों। अब ये इसीलिए कहा जाता है कि केंद्रीय सेवाएं होना भी संघ सरकार को शक्तिशाली बनाती हैं। आप कहोगे सर ये कौन सा लफड़ा है? भाई पीसीएस ऑफिसर क्या है? यहाँ काम करता है। पीसीएस ऑफिसर यहाँ नहीं जाता। और जो ये केंद्रीय सेवा का अधिकारी है यहाँ नहीं जाता। ये सच पूछो दोस्तों, संघ में सेवाएं जैसे अमेरिका में क्या है? संघ की सेवाएं 2 होनी चाहिए, हमारे यहाँ 3 है। हमारे यहाँ गड़बड़ी कहाँ आती है? एक तो है केंद्रीय सेवा, संघ सेवा, केंद्रीय सेवा कह लो, जो आपके आईआरएस है, रेलवे का अधिकारी है आईआरटीएस है, आईआरपीएस है, आईएफएस है, फॉरेन सर्विस, ये सब केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं। और वैसे हैं राज्य सेवा के अधिकारी जो पीसीएस है, पीपीएस है, पुलिस सर्विस जो पीसीएस है, आरटीओ है, बीएसए है, ये सब आप देखोगे, बीडीओ है। अलग अलग राज्यों में नाम भी अलग अलग है। कई राज्यों में एसडीएम को बीडीओ भी कहते हैं। अब सवाल है 2 सेवाएं होनी चाहिए। भाई ये देखो मुख्यमंत्री के अंतर्गत हो और ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत हो, ये तो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ तीसरी श्रेणी है अखिल भारतीय सेवाओं की। अब इसके बीच में जो सेवा आ गई है दोस्तों, ये लफड़ा पैदा कर रही है भारतीय सेवा। अब अखिल भारतीय सेवा पर नियंत्रण किसका है? आईएएस नियंत्रण है, सीधा कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय का मुखिया प्रधानमंत्री है। आईएएस पर तो कार्मिक मंत्रालय का नियंत्रण है, आईपीएस पर गृह मंत्रालय का, आईपीएस के बॉस हैं अमित शाह, और आईएफएस पे यानी ये फॉरेस्ट सर्विस है पर्यावरण वन मंत्रालय। यानी दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के एग्जाम कहाँ होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। और किसके नियंत्रण में होते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं के खिलाफ कोई शासनात्मक कार्यवाही करनी हो, नौकरी से बाहर करना हो, तो संघ सरकार कर सकता है। इसलिए दोस्तों ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऐसे होते हैं जो राज्य में भी सेवा देंगे, यहाँ भी सेवा देंगे। अब ये अंतिमतः उत्तरदायी राज्य के प्रति हो। इसलिए दोस्तों संघ सरकार के द्वारा कभी भी किसी राज्य से किसी आईएएस ऑफिसर को लिया जा सकता है और ये कहा जाएगा कि उस आईएएस को हम पोस्टिंग देंगे संघ सरकार में। अब दूसरा कैसे होगा? मान लो कि एक आईएएस है जो कि पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है, उस आईएएस को संघ सरकार लाकर केंद्र सरकार किसी मंत्रालय में, संघ सरकार के मंत्रालय में रख देगी। किसी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वो सचिव के रूप में अपॉइंटमेंट हो जाएगा। वही आईएएस जो राज्य में काम करता है वही संघ में सचिव के रूप में काम करने लगेगा, उसी को राज्य में भेजा जाता है। यही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। उनका अगर राज्य का भी कैडर होगा फिर केंद्र में भी चले जाएंगे। अंतिम नियंत्रण संघ का ही होता है। और कई बार आप दोस्तों देखोगे अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी कुछ समझते ही नहीं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी मसूरी में,
पीसीएस का अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है मुरादाबाद में। आईएएस वगैरह है, ट्रेनिंग में पूरी दुनिया घूमाते हैं, पीसीएस ऑफिसर को मौका नहीं मिलता। आईएएस ऑफिसर तो यंग एज में चले जाते हैं, 20-22 साल में आईएएस बन गए, डीएम बन गए, और पीसीएस अधिकारी 40-50 साल सेवा में गए। तो मामला इसलिए कहा जाता है कि 2 ही सेवा हुई होती, तीसरी सेवा क्यों बन गई। और कई बार संघ सरकार कहती है कि भाई मान लो राज्य में कोई अधिकारी है और राज्य के खास काम कर रहा है, तो संघ सरकार कहे कि ना भाई हमें ये अधिकारी चाहिए। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि राज्य का सबसे टॉप ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी वो ही संघ अखिल भारतीय सेवा का होता है, आईएएस। सबसे टॉप पुलिस का बॉस है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईपीएस होता है। कई बार लोग कहते हैं कि भैया ये बताओ यार, ये कौन सा संघवाद है। सरकार का नियंत्रण है, नियंत्रण है। कई बार अखिल भारतीय सेवकों को लेकर संघ राज्य के बीच झगड़ा भी उत्पन्न हो जाता है। एक कई बार अपने न्यूज में सुना होगा प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्त का मतलब है जिनकी नियुक्ति स्टेट में है उन्हें हम संघ में लाना चाहते हैं। जब राज्य के मुख्यमंत्री परमिशन देंगे तब तो अभी संघ सरकार ने कहा था ना भाई परमिशन जरूरत नहीं पड़ेगी, जब चाहेंगे तब इनको यहाँ से उठा लेंगे। राज्य ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, राज्य ने कहा नहीं करने देंगे। अभी पश्चिम बंगाल मामला था, गृह मंत्री की रैली थी, उसमें पथराव हो गया। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा उस क्षेत्र में तैनात आईपीएस ऑफिसर हमें चाहिए। प्रधानमंत्री गए थे पंजाब की यात्रा में, वहां उनकी सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया। जो जिले में तैनात पुलिस कप्तान था, आईपीएस ऑफिसर था, संघ सरकार ने कहा भैया इनको हमको दो, केंद्र में दो, हम जरा इनको बताते हैं कैसे सुरक्षा की जाती है। अब सरकार ने कहा नहीं देंगे, झगड़े। दोस्तों देखो, गवर्नर का अपॉइंटमेंट राज्य संघ सरकार करेगी। अमेरिका में 2 प्रकार की तीसरी सेवा है ही नहीं है, भाई ने तो लफड़ा क्यों होता। लेकिन भारत में ऐसा केंद्रीकरण है तो दोस्तों, लेकिन केंद्रीकरण के बारे में निष्कर्ष हम आगे देंगे। तो अगर हम ये आलोचनाएं कर रहे हैं, अब देखो दोस्तों क्या संविधान माता इस बात को नहीं जानते थे, माता जानते थे प्यारे बच्चों। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके दिमाग में कुछ तो होगा। इसलिए हमने कहा बच्चों देखने का ये एक नजरिया है, ये निष्कर्ष नहीं है। प्रथम दृष्टिया एफएसी लगता है हमारे यहाँ सरकार बाहुबली होता जा रहा है और राज्य सरकार कहीं न कहीं राज्यपाल यादव की भूमिका मानती जा रही है। ऐसा पहली नजर में दिखने में लगता है। ये हमने कहा निष्कर्ष थोड़ा आपको बाद में देंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ प्रशासनिक मामले में एक और प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ प्रशासनिक मामले में तो समय पर संघ के द्वारा राज्यों को निर्देश भी दिया जाता है, आदेश दिया जाएगा। समय पर सरकार के द्वारा राज्यों को आदेश दिया जाएगा, कोविड के समय आदेश दिया गया यहाँ पे बंदी करो, तो निर्देश दिया जाएगा। देश की बराबरी में निर्देश कहाँ होता है, बराबरी में आदेश कहाँ होता है। बराबरी में तो सलाह होती है। हमारे यहाँ सरकार समय समय पर राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। निर्देश किसके लिए? शिक्षा के लिए। निर्देश किसके लिए? रोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए। निर्देश किसके लिए? कोविड पर नियंत्रण के लिए निर्देश दे सकती है। और फिर कहोगे सर ये तो राज्य की शक्तियां कम हो रही हैं, तो प्रशासनिक मामले में केंद्रीकरण ज्यादा है। कई बार तो आप देखोगे, देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो मन की बात इसलिए करते हैं दूरदर्शन और रेडियो संघ सरकार के हाथ में, और राज्यों के हाथ में नहीं है। अगर राज्य मन की बात करना भी चाहे तो कैसे करे मन की बात, रेडियो उसके पास तो है नहीं। ये कई बार ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ संघ सरकार थोड़ा कमजोर है। ये तो प्रशासनिक मामला है, गवर्नर, अखिल भारतीय सेवाएं, ये कहीं ना कहीं। और उसके बाद दोस्तों और मामले बड़े आजकल गंभीर हो ही जा रहे, देख रहे हो आजकल। और कहाँ का काम गड़बड़ा जाता है देखो, जैसे कि केंद्र सरकार की एजेंसी है, ये ऐसी केंद्र सरकार के एजेंसी है, केंद्र सरकार की एजेंसी कौन है? जैसे सीबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट,
सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी, और आप जानते हो इनकम टैक्स, वो भी राज संघ का इंस्ट्रूमेंट है। और आरोप ये लगता है इन एजेंसी का भी दुरुपयोग हो जाता है। और अभी तो आप देख ही रहे हो, तो एक बार आरोप लगता है कि भैया यार संघ सरकार जब चाहेगी तो सीबीआई के दायरे में ले लेगी। ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय, यह है सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा है ईडी। और अभी आप देख रहे हो कि मनीष सिसोदिया खूब ले लिए गए हैं सीबीआई के द्वारा। महाराष्ट्र में कई मंत्री लिए गए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मतलब प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय का ये छापा तब पड़ता है कि किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, हवाला का मामला हो, अवैध लेन देन का मामला हो। लोग कहते हैं कि सरकार राज्यों के ऊपर हमला कर दे रही है। तो दोस्तों, कई बार कहा जाता है भारत में सरकार कितनी पावरफुल है। अब सवाल है कि इसके बारे में फिर क्या किया जाए, क्या निष्कर्ष लिया जाए। उसके पहले मेरे दोस्तों ये भी देख लो, संघ राज्य के बीच वित्तीय कंडीशन कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है। भाई हमने दो देखा। अभी देखो, संघ राज्य के बीच विभाजन क्या देखा, पहले हमने देख लिया विधायी शक्तियों का विभाजन। फिर बच्चों ने क्या देखा, फिर हमने देखा दार्शनिक शक्तियों का विभाजन। और हर विभाजन में पलड़ा थोड़ा सा भी हो रहा है केंद्र सरकार का। यही तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, यानी विभाजन के साथ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की मतलब है संघ सरकार की बढ़ती शक्तियां। बात अपने आप में महत्व की है। यह केंद्रीकरण और शक्ति का विभाजन दोनों एक साथ साथ कैसे चलेंगे, बात का बनता है। लेकिन दोस्तों, इस पर आने से पहले जरा शक्ति का वित्तीय विभाजन भी देख लिया जाए, वित्तीय बंटवारा, यानी कैसे टैक्स बढ़ता है, कैसे पैसा बढ़ता है। ये तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये टैक्स बटे कैसे पैसा बटेगा। और हकीकत की बात ये वित्तीय विभाजन, वित्तीय विभाजन का सीधा मतलब है आप साथ में सूची को बोलना। और कहा भी जाता है पैसे का बंटवारा तो सबसे महत्वपूर्ण है। कार्य बांट दिया, पैसे का बंटवारा कैसे, साथ में सूची से। फिर संघ सूची के विषय, संघ सूची में कौन है, इनकम टैक्स, आयकर। संघ सूची के विषय में आयकर है, इनकम टैक्स है। संघ सूची के विषय में क्या है, कारपोरेट टैक्स। संघ सूची के विषय पर क्या है, कस्टम, जो एयरपोर्ट पे लगता है। कारपोरेट जो अडानी अंबानी ये सब टैक्स देते हैं। तो संघ सूची के विषय में टैक्सेशन, ये दोस्तों आयकर, इनकम टैक्स जो हर कमाने वाला आदमी देता है। कारपोरेट टैक्स, निगम कर कह लो हिंदी में, निगम कर जो कि व्यापारी घराने देते हैं। कस्टम जो आयात निर्यात पर एयरपोर्ट पे लगाया जाता है। ये सारे पे टैक्सेशन है संघ सरकार। तो साथ ही में सूची का मतलब है ये सारे टैक्स संघ सरकार लगाएगा, का उपयोग करेगा और इनको वसूलेगा। अब देखोगे राज्य सरकार के पास कितने टैक्स हैं। तो राज्य के टैक्स हैं दोस्तों, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स, शराब पर टैक्स, पेट्रोलियम, शराब पर टैक्स, परिवहन पर टैक्स। पेट्रोलियम है, शराब है, परिवहन है, और उसके बाद भूमि भवन पर लगने वाले टैक्स। ये इसका मतलब है ये राज्य वसूलेगा, रखेगा, उपयोग करेगा। का मतलब है सातवीं अनुसूची के हिसाब से टैक्सेस का भी डिवीजन है। सातवीं अनुसूची के हिसाब से टैक्स भी बटा हुआ है। लेकिन जरा सोच के देखो दोस्तों, आपको लगता नहीं कि भाई शराब पर कितने टैक्स में 10 रुपए, वोडाफोन पर टैक्स मारा 1000 करोड़ रुपए, संघ सरकार के इकट्ठे 1000 करोड़ रुपए आ गया। यहाँ क्या है, 58 54 गिन रहे हैं। पेट्रोल भरा है 100 रुपए का, टैक्स मिला 5 रुपए। यहाँ कस्टम में सामान आया
100 करोड़ रुपए एक साथ मिल गया। ऐसा लगता है ये तो पैसे का बंटवारा ऐसा दिख रहा है जैसे ऐसा लगता है ये जो राज्य तो ऐसे हैं जैसे हमारे मोहल्ले की छोटी सी परचून की दुकान है और संघ सरकार का तो बिल्कुल मल्टीप्लेक्स मॉल है। इस संघ सरकार ये शक्तियां बिल्कुल चमचम, राज्य वित्तीय हालत में काला हाल। यहां मामला बड़ा फंस रहा है। इसे राज्य के पास, राज्य तो बेचारे पैसे कंगाल है। अगर देखो माइंस, झारखंड जैसे राज्य इनके पास सारी संपदा है, कोयला है, खान है, उस पर भी संघ सरकार का नियंत्रण है। उन पे केवल रॉयल्टी मिलता है, यानी 100 करोड़ का कोयला लिए तो 1000-2000 रुपए रॉयल्टी दे दी, अब ये लो। दोस्तों ये तो फिर सर ये तो बताओ राज्य, अब तो हमें समझ में आ गया कि राज्य कैसे गड़बड़ हालत में चल रहे हैं। राज्य की स्थिति बड़ी खराब कंडीशन में है, लेकिन इसके बाद कल बताएंगे।